हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत थर्ड, जिसमें हमने कुछ चैप्टर पढ़े और आज की इस वीडियो में चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवार में ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। वो बड़ी होने पर उन्हें में से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों को इच्छानुसार पति लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात कुछ भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में पुरुषों एक से ज्यादा पत्नी रख सकते थे। देश में कुछ भागों में विधवाओं में से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार पर बहुत सीमित थे। शिक्षा पर तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ये एक चित्र है जिसमें सती बालथाजर सालवी द्वारा बनाया गया चित्र है, जिसमें सती को दर्शाया गया है। और ये चित्र है 1813 का। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकार द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता का सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। समाज में सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर और कुमार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिसे ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी कि काम जिसकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। उनकी जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों से सम्मेलन वाले कुओं इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदल गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठाए उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं के संबंधित मु- 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 बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो गए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे आदि पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों तक पहुंच में थी, जिनके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा है।
लिहाजा आम लोग भी इस चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दे पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा भी होती थी। ये चर्चाएँ आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ सकती थी। से इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और समाज संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय जो कि थे 1772 से लेकर 1833 इसी तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मों का समाज के नाम से एक समाज सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण और तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात पे के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ये चित्र है राजा राम मोहन राय का जो बनाया था मैप ब्रॉन्ट पील द्वारा बनाया गया जो 1833 में बनाया गया था। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई के एक ही सीमित कर दी गई थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने और लिखने की इजाजत नहीं थी। विधवाओं को जिंदगी के बदलाव को लाने की कोशिश राजा राम मोहन राय इस तरह बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेख के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों के विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा आपने अध्याय 7 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं में रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा का पर पाबंदी लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के जरिए राजा राम मोहन राय के राजा राम मोहन राय के इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई गई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक या प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन रामिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ये है कुंडों पर झूलने का त्योहार का एक चित्र। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहन करने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूलने पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी थी और इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। एक स्रोत में ये लेख लिखा गया है वो पढ़ते हैं। उसमें है लिखा है, पहले हम उन्हें लड़कियों पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय के विचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे गए थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाज के समर्थन और आलोचक के बीच
बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। यह सती समर्थक बोलता है, औरतें कुदम कुदरती और तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी तो खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद अपने साथ अन्य उनके जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग में से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता पर लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। सती विरोधी कहते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को किसी स्वाभि स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर सकता हो, तो हम उसे असम माना सकते हैं। अगर परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, तो तुम उन्हें कमतर कैसे कर सकते हो? उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पालुतु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई से युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके के इस नए कानून का विरोध करते रहे। ये तस्वीर है स्वामी दयानंद सरस्वती की। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। और ये है तस्वीर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल जाने के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, तो बहुत सारे लोग उसमें डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों का लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्य था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता का या पति को देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पुस्तक में आपने राष्ट्र सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात के दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी की आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्होंने घर में पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस परिस्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में हिंदू ने उर्दू के उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इस उपन्यासों में महिलाओं के इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू संभाल के बारे में पढ़े।
ये तस्वीर है हिंदू विश्वविद्यालय महाविद्यालय की छात्राएं जो कि है 1875 की। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर मान्यता माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिलाएं विद्यालय जैसे ऐसे शुरुआत संस्थाओं में था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उन समय लड़कियों को दे जा रही थी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों की आरंभिक प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनकी उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं को औरतों के निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक में आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज के महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुनः पुणे के घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों पर आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा का एक किताब लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनसे सहारे उनकी वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। ये है तस्वीर है पंडिता रमाबाई की। जाहिर है कि इन सब रूढ़िवादी खेमों के बारे लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिसमें हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता समानता की मांग का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं को आश्वस्त किया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु इसका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सक जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में भी जोर लगाना चाहिए। ये एक स्रोत से मिली घटना है जिसमें है जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तिका स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि क्या औरतों को अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी जिंदगी प्यारी होती है। मैं ये तो कुछ बात ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों के लिए बिल्कुल अलग चीजों जैसी बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों का जंग लगे लोहे से बनी हो और और लोहे की बनी हो। वह तुम्हारी जिंदगी पर शुद्ध सोने की बनी हो। तुम उससे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके
लहराते बाल साफ कर देता है और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए उसे शादी ब्याह अवो भगत और अन्य शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वहां जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। यह है ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना का एक पैराग्राफ। उसके आगे दिया हुआ है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा अन्य मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विवाह सभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुरानी सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून में के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र क्रमशः 21 साल एवं 18 साल कर दी गई। यह है चित्र जिसमें है 8 साल की दुल्हन। उस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 से पहले हो जाती है। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम राय जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उच्च जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में यह सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों के जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों की निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था से होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। उसी समय उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जाने लगे। नई कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इनमें से मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्म पालकी ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कर्मों को संभालने के लिए गांवों और कस्बों के करीब शहरों की तरफ जाने वाले मजदूर की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर बागानों के काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठिन होता था, परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों के यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा अपने जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ये तस्वीर है एक कूली जहाज 19वीं शताब्दी का। जॉन एलन नामक एक कूली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था और जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। उनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जाति के होते थे। ये है जूते बनाना
जूते कौन बना सकता है? तो चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे। उन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना में के लिए जूते की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कारीगर और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। यह है चित्र जूते बनाते मगध समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश में। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करते, चमड़ा तैयार करते और चप्पल जूते सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आई। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों ने महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। यह चित्र में गुजरात में दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उन्हें खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करने का हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में संत नमी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंत ने चांडाल काश्तकार के बीच काम किया। हरिदास के जाति व्यवस्था के सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी पंथों पर सवाल उठाए, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। उसके अनुसार सारी मानव जाति एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, औरु जाति तोरु महंत औरु देवम मनुष्यानु। मानव की एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती रही। उन्होंने अधिक नष्ट जातियों और स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। यह है चित्र श्री नारायण गुरु का। गुलामगिर निम्न जाति। नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेता थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों के लिए शिक्षा पाई थी। उन्होंने बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तो वे पराजित जनता के बीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन पर और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है।
यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले के दावा किया कि आर्यों के शासन के पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियों और अति शूद्रों, अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए और फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज का नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन के लिए मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ, यह स्रोत 3 में है। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के लिए आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म का वह तलवार छिपा ली है जिसमें लोगों की समानता का गला घोट लिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद कर दे के एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि उनके बारे में दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिबा फूले, काश्तकार की चाबुक। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। उसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध को हो चुका था। उसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो चुकी थी। फूले ने अपनी पुस्तक पर उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की उन्होंने जिन्होंने गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण में पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को कभी सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जातियों, महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमान पूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी के बीच के पश्चिम में भारत में बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायर ने जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था। हम भी इंसान है। 1827 में अम्बेडकर ने कहा था, हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब तक जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंदिरों को में कौन जा सकता है? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में ऐसे उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों का इस्तेमाल किए जाने वाला नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन पर शुरू किया जिसमें महार जाति के लोग द्वारा बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में जलाशय में का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाए चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ये चित्र है मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार। थॉमस डॉनियल द्वारा बनाया गया चित्र। 1792 का मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। ये है वो चित्र। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने
शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हुए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर एक मध्य वर्गीय परिवार के पले बड़े थे। उनके स्वाभाविक जीवन में वे सन्यासी थे। ये उनकी तस्वीर है, ईवी रामास्वामी नायर यानी कि पेरियार। और उन्होंने संस्कृत शास्त्रियों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में जिन्हें निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को स्वाभिमान से खुद ही लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन बना लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेताओं और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए असामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों के पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलित लोगों के सहज रास नहीं आई। निम्न जातियां नेताओं के भाषाओं, विचारों, लेखक और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा धार्मिक भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद हुई जाति के सवाल इस बहस को संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। ये है पेरियार के द्वारा रचित एक महिलाओं के बारे में। पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुट तक जैसे शब्दों का आगमन के लिए हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ता जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार के रूप में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। फिर है सुधारकों के लिए संगठन होना। यह है ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और उनके यही उपनिषदों में विश्वास रखते थे। उनके सदस्यों में अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज में विभिन्न धर्मों आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारक की आलोचनात्मक व्यवस्था करने हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। ये है केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज और के मुख्य नेताओं में से एक। फिर है डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की
सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। ये है अध्यापक हेनरी डेरोजियो। बाद में है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ से श्रम के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलन और आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद ने उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि उन्हें ऐसे विद्वान राष्ट्र के धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण। विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय में पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होकर आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति के जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य की महान शक्ति के स्रोत बन गए। यह है चित्र स्वामी विवेकानंद का। फिर आगे है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय बंधनों और को खत्म कर और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना सभा जिसमें महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। फिर है वैद्य समाज। मद्रास आज की चेन्नई में 1867 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा से प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इनके सदस्य एक ईश्वर, एक अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी धर्म और अंधविश्वास को अनुष्ठान की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को भी बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुस्लिमों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारकों में के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। यह है सैयद अहमद खां। फिर आगे है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातियों, भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे गैर
शहर सिख समझती थी उसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये है खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। फिर इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और लास्ट टॉपिक जो हर चैप्टर की तरह है यहाँ पे अन्यंत्र में है काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। क्या आप जान चुके हैं आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया है? क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों पर का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते। उन्हें कपास और अन्य बागानों के काम करना पड़ता और ज्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में यह गुलाम पॉप हटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़े से पीटते थे और इस तरह यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत इस सभी तरह से बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिका क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिकी वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषाओं की समझ में आ रहा नहीं आती? गेटिलबर्ग ने दिए गए अपने अत्यंत भावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया वे लोकतंत्र के पथदर्शक हैं, जिन्होंने लोगों के आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती में जनता द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। यह है गुलामों की बिक्री दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका 1856 में। यह संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।